हेलो दोस्तों। हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं, जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10 सवालों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए लाया है, जिसमें ये आपके एग्ज़ाम से एकदम हूबहू या तो मिल सकते हैं या तो मैं क्या ही बोलूँ। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इतना ही बोलूँ तो आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि कल्पना आदर्श, जिसको यूटोपिया कहा जाता है, वो आखिर होता क्या है। ये एक ऐसी समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उनको सरकार या बोला जाए तो उसको संभव पा लेना ही असंभव है। कि जैसे आप कह सकते हैं कि कोई एक रामराज युग जैस जिस तरह से हो सकता है, वो होना एकदम असंभव वाली कहानी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कल्पना आदर्श एक ऐसा समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसे मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए अब हम दूसरा सवाल पे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे एक सवाल मैंने लिया है निरंकुशवाद। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे या जानते भी होंगे कि निरंकुशवाद में क्या होता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार को भी बोल सकते हैं जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब उस पर कोई लगाम ही नहीं। ठीक है, एक तानाशाही सरकार। ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश या निरंकुशवाद भी कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कोई सरकार है कि जिस पर आप का इसका किसी पर जो शासन व्यवस्था है, वो किसी प्रकार का कोई उसमें रोक लगाए नहीं, वो कभी भी कुछ भी करवा सकता है। जैसे हमारे मोदी जी को आपको तो याद होगा कि आज रात से हमारा नोट बंद हो जाएगी। तो ऐसे मन चाहे कुछ भी ऐसे काम को करना हमारा कहलाएगा निरंकुशवाद। ठीक है, चलिए इसे भी मैं हटा देता हूँ, वरना पढ़ने में आप लोग को पीपीटी यदि मैं दूं तो वो भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया है कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब ये रूपक क्या है, तो जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त मतलब कहने का मतलब क्या, किसी भी तरह कोई ऐसा विचार जो इसमें लालच हो, किसी में ईर्ष्या हो, किसी प्रकार का द्वेष हो, या किसी प्रकार का आपको दुख कि किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इसे हम दिखाते हैं या इंगित किया जाता है, उसे हम रूपक कहते हैं। सिंपल सा बात है कि कोई ऐसा विचार हो जिसमें आप किसी के प्रति कोई लालच दिखा दे रहे हैं, किसी के प्रकार आप ईर्ष्या दे रहे हैं, तो ये किसी चीज को या किसी व्यक्ति द्वारा इसको आप दिखाए जाते हैं। कोई भी ईर्ष्या करता है तो कोई व्यक्ति के द्वारा ही होता है, तो उसे हम रूपक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसे भी मैं कर लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड। और तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को खोज कर लाना और थोड़े इतना मेहनत करना, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे बहुत मेहनत का काम है। तो हमारे मेहनत को इसी तरह अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रवादी से आपका क्या अभिप्राय है। हम लोग अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कहते तो हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। एक कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र मतलब मान लेते हैं हम लोग रहते हैं अर्थ में, या हम लोग अर्थ में तो रहते हैं, अब अर्थ में हम लोग रहते हैं यहाँ पे मान लीजिए भारत में रहने वाली जितनी भी जो जनता है, जब एक स्वयं को एक समान संस्कृति या इतिहास या धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है कि भैया हम इनके वंशज हैं, हम इनको मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हमारा इतिहास ये था, हमारी संस्कृति ये कहलाती है। तो इससे जब हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और हम जब इसको मानते हैं और इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, तो हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिर से एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जनमत संग्रह मतलब होता है जन की मत। मत मतलब ये होता है चुनाव में अब जब वोट देने जाते हैं तो वो मत होता है कि आप लोग भी जब स्कूल में एक मॉनिटर को भी चुनने जाते होंगे तो उसमें भी एक मत होता है, और सब लोग एक मत से जब तक एक मॉनिटर को चुनते हैं तो उसी तरह था। जनमत संग्रह का मतलब ही सेम यहाँ पर है कि एक प्रत्यक्ष मतदान, कि जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि इतने 10 बच्चों ने दिया, कि एक ऐसा दिया, तो वही बोल रहा है कि मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि हाँ भैया ये भैया ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे आपके घर में आप कोई सामान लेने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके पहले आपके घर में आपके हर लोग आपसे पूछते ज़रूर होंगे कि ये चीज़ हम लेने जा रहे हैं, क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो। यदि हर लोग बोले हाँ ठीक है ले लो, तो भैया आप ले लेते हैं, और नहीं होता है तो आप उसको नहीं लेते हैं। तो ये हमारे जनमत संग्रह में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यंग इटली और इसका स्थापना। यंग इटली क्या है और इसकी स्थापना क्या है? यंग इटली, अब ये क्या है? यंग इटली गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, एक जो क्रांतिकारियों लोग का एक गुप्त संगठन बना हुआ था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1830 सन 1830 में ये जूसेप्पे मैत्सिनी ने इसका किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? छोटा सा सवाल है जिसको मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसे उठा लिया, और यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पिछले साल के मैंने कुछ क्वेश्चन को देखा तो जिससे मुझे लगा कि है। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? निर्जातीय मतलब कोई जाति के है, जाति मतलब कोई नस्ल, जनजाति। ठीक है, एक साझा नस्ली जनजाति या संस्कृति, उद्गम अथवा भूमि जिसे कोई समुदाय या अपनी पहचान मानता है, उसे हम निर्जाति कहते हैं। ये कहने का मतलब कोई ऐसा जनजाति जो है वो बोल रहा है कि मेरे जो उद्गम स्थल है या जमीन है यहाँ से हम समझ रहे हैं कि ये वहीं का। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे निर्जातीय समुदाय। ठीक है, चलिए एक बार फिर से होता है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें हम अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निर्जातीय समुदाय या निर्जातियों से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि एक साझा नस्ली या जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा भूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। इससे आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप ही का कोई घर है, या आप जिस जगह पर आप जन्म लिए हैं उस जगह पर आप क्या बोलते हो कि ये मेरा है और ये हम इससे बिलोंग करते हैं। तो आप अब बोलते हैं कि हम इस जाति से आते हैं, तो कहने का मतलब वो जाति उस जगह को भी डिनोट कर रहा होता है। तो जिस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का निर्जातीय है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। अब उदारवाद को समझने से पहले उदारवाद के शब्द आए कहाँ से पहले उसको समझते हैं। उदारवाद एक लैटिन भाषा से लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है, इसका मतलब ही होता है उदारवाद में ही होता है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का हम अर्थ कह सकते हैं कि व्यक्तियों के लिए आज़ादी कानून के समक्ष सब बराबर है। कि समझे कि नहीं, कि उदारवाद का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के लिए आज़ादी कानून के समक्ष सब बराबरी करना, ये हमारा उदारवाद कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग हैं। आगे वाला क्वेश्चन को देखने से पहले इस क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर लूँ। 9वां क्वेश्चन हमारा है गिरमिटिया मजदूर से हम लोग क्या समझते हैं। कि ये इसका अर्थ होता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए
फिजी या वेस्ट इंडीज़ या गयाना आदि स्थान पर लिया गया था कि उन्हें उठाकर अपने काम करवाने के लिए क्यों आधे स्थान पर उनको लेके जाया जाता। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को कोई भी दूसरे अदर देश में आपको काम करवाने के लिए यहाँ से अब उन लोगों को चाहिए दूसरे कंट्री में मजदूर, तो वो उनको मजदूर को काम करवाने के लिए उन लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर किसी एक को हायर कर कर वो लेके जाते हैं यहाँ से मजदूर को। वही हमारा कहलाता एक किसी भी तरह से एक अनुबंध, यहाँ पे अनुबंध के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मजदूर को वो लाते हैं वही हमारा गिरमिटिया मजदूर कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे ड हो गया होगा, जिसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, मैं आपके सामने ही इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, गलती के लिए माफ़ी है। ओके, ये मैंने गिरमिटिया लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिरमिटिया मजदूर का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इस पे अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि प्रदर्शन या विरोध, ठीक है, का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के आगे आकर क्या करते हैं, अंदर जाने का रास्ता रोक देते हैं। कहने का मतलब कभी कभी देखे हो कोई मील के मजदूर जब उनको किसी भी तरह से मान लीजिए उनका सैलरी बढ़ाना हो या किसी तरह का उनको अपना बात को रखना हो, तो वो लोग क्या करेंगे, जब छोटे लेवल पे पहले काम करते हैं कि वो पहले बात अपने आगे वाले को समझाएंगे, ऊपर वाले समझाएंगे। जब उनके बातों को नहीं समझा जाता है तब फिर सब मिलकर क्या करते, आगे वाला गेट को जाम कर देंगे कि भैया हम किसी को जाने नहीं देंगे, और अपने हमारे बातों को जब तक माना नहीं जाएगा तब तक हम उस चीज़ को, हम फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे या दुकान को चलने नहीं देंगे या कोई ऑफिस को चलने नहीं देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये पिकेटिंग है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से जुड़े हुए रहिएगा और हम लोग और भी क्वेश्चन को और भी सब्जेक्ट को देखेंगे जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट लगेगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, उसे हम ज़रूरी से ज़रूरी नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।